हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। जैसा कि हमने अपने इससे पहले की वीडियो में मनोविज्ञान की डेफिनेशंस देखी थी, उसका विकास देखा था, एक तरीके से उसकी हिस्ट्री देखी थी, तो आज उसी क्रम में हम मनोविज्ञान के लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे, उसके गोल्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल भी अपनी उसमें वीडियो में देखा था कि जो मनोविज्ञान है उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मानव है या पशु जगत है, उनके व्यवहार और उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे हमारे अंदर की बातें, जो चिंता है, हमारी सीखने की क्षमता है एक तरीके से, और जो बुद्धि है, ये सभी चीज़ें हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी बात कि जिस प्रकार हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान के भी कुछ लक्ष्य हैं, कुछ मोटिव्स हैं, कुछ मकसद हैं। तो उन्हीं आज लक्ष्यों पर हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो मनोविज्ञान के मुख्य लक्ष्यों को हम 3 भागों के अंदर रख सकते हैं। कौन कौन से? पहला है मापन एवं वर्णन, दूसरा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या। अब इनको हम अलग अलग से डिस्क्राइब करके देखेंगे कि इनमें क्या बातें हैं। पहला लिया था हमने मापन एवं वर्णन। मापन किसी चीज़ को मापना, मेज़र करना, और वर्णन उसका एक तरीके से उसको डिस्क्राइब करना। तो मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने से पहले उनको मापना है। यहाँ इस बात पर जोर क्यों दिया है मैंने? क्योंकि वर्णन करने से पहले का काम है मापना। वर्णन बाद में होगा, मापन पहले होगा। जब तक हम किसी चीज़ को माप तोल नहीं लेते, उसके बारे में सही जानकारी नहीं जुटा लेते, तब तक हम उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए मनोविज्ञान भी सबसे पहले क्या करता है? व्यवहार या उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मेज़र करता है, उनको मापता है, और फिर उसके बाद उनका वर्णन करता है, उनको डिस्क्राइब करता है। और मापन करने के लिए कई तरह के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि कोई भी चीज़ का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई परीक्षण करने के तरीके चाहिए। तो इसीलिए इसी तरह से मनोविज्ञान में भी जब हम व्यवहार का मापन करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ परीक्षणों की आवश्यकता होती है। और इन परीक्षणों का विकास भी किसके थ्रू होता है? मनोविज्ञान के ही थ्रू होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि जो ये परीक्षण बनाए जाते हैं व्यवहार को या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मापने के लिए, इनमें वैसे तो काफ़ी सारे गुण होने चाहिए उसमें, लेकिन कम से कम 2 मुख्य जो गुण हैं वो ज़रूर होने चाहिए। और वो मुख्य गुण कौन कौन से हैं? पहला है विश्वसनीयता और दूसरा वैधता। विश्वसनीयता क्या है? यानी कि रिलायबिलिटी क्या है? कि जब भी मान लो मैंने आपका टेस्ट लेना है कोई, और आज बता दिया कि भाई कल टेस्ट होगा, कोई टॉपिक पहले आपको क्लियर किया और फिर उसका टेस्ट लेना है, और कल मैंने आपका टेस्ट लिया और आपके अच्छे मार्क्स आए क्योंकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद मैंने फिर से टेस्ट लिया और उसमें भी आपके उतने ही मार्क्स आए, तो ये होती है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। यानी कि जब भी कोई हम परीक्षण करते हैं किसी चीज़ का, किसी व्यवहार का, तो जो परीक्षण करके जो आज नतीजे या जो आज परिणाम हमें मिले हैं वो कभी भी करें, बार बार हमें वो एक जैसे ही परिणाम मिले। दूसरा पॉइंट था वैधता यानी कि वैलिडिटी। तो इसका अर्थ है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए निर्धारित है वो उसी के अनुकूल होनी चाहिए। कि मैंने अगर मान लो साइकोलॉजी का आपका टेस्ट लेना है, लेकिन मैंने क्या किया कि उसमें इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के क्वेश्चन डाल दिए, तो क्या होगा? वो उस टेस्ट की वैधता ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वैधता क्या है कि मान लो कोई परीक्षण है तो उसका जिसके लिए निर्धारित किया है उसी के लिए वो होना चाहिए, अन्य किसी उसमें हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इस पूरे मापन एवं वर्णन पॉइंट को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमने लेना है जैसे बुद्धि का परीक्षण, तो उसके लिए लिया हमने कोई व्यक्ति
और उसका किया हमने बुद्धि परीक्षण, और परिणाम क्या निकला कि जो उसका बुद्धि लब्धि स्तर है या उसका जो IQ लेवल है वो आया 150। तो उसका वर्णन हम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति है उसका IQ है 150, यानी कि वो तीव्र बुद्धि वाला है और हर परिस्थिति में वो बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार कर सकता है। ये वर्णन हम तभी कर पाए जब हमने उसके बुद्धि का मापन किया परीक्षणों के माध्यम से। तो यहाँ समझने वाली बात यही है कि जब भी हम मापन एवं वर्णन का पॉइंट उठाते हैं तो सबसे पहले मापन करेंगे, उसके पश्चात उस व्यवहार को डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। अब अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट था हमारा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। पूर्वानुमान यानी कि पूर्व कथन, एक तरीके से भविष्यवाणी करना किसी के बारे में। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना है, ताकि क्यों करना है पूर्व कथन, ताकि ठीक ढंग से उसे नियंत्रित किया जा सके। किसको नियंत्रित करना है? व्यवहार को नियंत्रित करना है, और उसी के लिए हमने पूर्व कथन किया है। तो दो बातें हैं, पहली बात तो व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करना, और दूसरी बात वो पूर्व कथन क्यों करना है, ताकि व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पूर्व कथन है वो व्यवहार के मापन के आधार पर किया जाता है, यानी कि जब पहले मापन हो जाएगा व्यवहार का, उसी के बेस पर हम कोई भी पूर्व कथन या कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मान लो कोई भी हमने किसी का कोई परीक्षण किया, वो बुद्धि वाला ही ले लो, व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया, तो वो जो वर्णन हमने किया है उसके बारे में हम पहले अनुमान तभी लगा पाते हैं जब वो व्यवहार का मापन हो जाता है। दूसरी बात, पूर्व कथन तथा नियंत्रण दोनों साथ साथ ही चलते हैं, अर्थात मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूर्व कथन देता है तो उसका उद्देश्य, उसका मकसद यही होता है। क्या होता है उसका मकसद? कि व्यवहार को उसके नियंत्रित किया जा सके, यानी कि उसको एक तरीके से गलत दिशा की तरफ जाने से रोका जा सके। उदाहरण से समझते हैं इसको। हम किसी व्यक्ति की अभिरुचि का मापन करते हैं, यानी कि उसके इंटरेस्ट का मापन करते हैं, और उसके आधार पर हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि उसे किस तरह का कार्य, किस तरह की जॉब करनी चाहिए ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सके। इसका दूसरा उदाहरण आप अपने आप से भी ले सकते हैं कि मान लो आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है और दूसरे में ज़्यादा है, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या करें, दबाव डालकर आपको जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है वो सब्जेक्ट दिलवा देते हैं। तो वहाँ जब आप अपनी परफॉर्मेंस नोट करोगे तो वो बहुत कम होगी, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं उस सब्जेक्ट में। जबकि जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है अगर वो आपको मिल जाता है तो आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। आगे अगला पॉइंट, व्याख्या, और ये अंतिम लक्ष्य है किसका? मनोविज्ञान का, कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, सबसे सर्वोपरि लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक यह पता नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तब तक ना तो सही ढंग से उसके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और ना ही उसके व्यवहार को ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। तो व्याख्या करना भी सबसे ज़रूरी है। अंतिम एक तरीके से जैसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण बनाते हैं और अंत में हम कोई सिद्धांत बना देते हैं, कोई थ्योरी बना देते हैं रिसर्च कर करके। तो एक तरीके से वही चीज़ है कि जो व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं मनोवैज्ञानिक, ऐसा करने के लिए वे जितने भी ज्ञात स्रोत होते हैं उनसे तथ्यों का संकलन करते हैं और फिर कुछ सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और उसी के आधार पर फिर वो अपनी व्याख्या करते हैं किसी के व्यवहार के बारे में, किसी की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि मान लो कोई बच्चा है क्लास में और टीचर उसको डेली होमवर्क देता है, लेकिन वो एक दिन भी होमवर्क करके नहीं लाता, पिटाई हो जाए चाहे टीचर की डांट पड़े, वो होमवर्क नहीं करता। तो टीचर क्या करेगा, जितने भी ज्ञात स्रोत हैं, जैसे उसका परिवार है, उसका खेल का मैदान है, या क्लास के जो उसके फ्रेंड हैं,
उनसे पता करने की कोशिश करेगा, जो तथ्य उसके पास आए उनको इकट्ठा करेगा और अंत में निष्कर्ष निकालेगा कि जो बच्चा है वो होमवर्क क्यों नहीं कर पाता है। एक तो उसके जो पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है, वो उसको प्रॉपर बुक्स वगैरह नहीं दिला पा रहे हैं। दूसरा, वे अनपढ़ हैं, उसकी होमवर्क में वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सिद्धांत बन गया, नियम बन गया एक तरीके से, कैसी परिस्थिति में क्या उसने निष्कर्ष निकाला और उसकी वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ये बाद की बात है। यहाँ बात है सिर्फ उसने तथ्यों का संकलन किया और एक थ्योरी बना ली। आगे जब भी उसके पश्चात उसके सामने ऐसा केस आएगा, बच्चे काम नहीं कर रहे कोई भी, तो उसका सीधा साधा अपने सिद्धांत से उसको जोड़ के देखेगा। उसमें ये भी अपवाद की बात है कि वो उसका पूर्वानुमान सही बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि ये तो रिसर्च का पार्ट है, अध्ययन का पार्ट है, चलता ही रहता है। तो ये बात केवल समझने के लिए है कि वो किस तरीके से उसकी व्याख्या करता है, किस तरीके से सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो ये था आज का टॉपिक, मनोविज्ञान के लक्ष्य।